हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किरण इंग्लिश ट्यूटोरियल। अभी तक आप पढ़ चुके हैं चैप्टर 5 तक, इंडिगो तक। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12th इंग्लिश एनसीईआरटी फ्लेमिंगो बुक का 6th चैप्टर पोइट्स एंड पैनकेक्स। तो शुरू करते हैं। और अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य करें। शुरू करते हैं। अबाउट द ऑथर अशोक मित्रन, अ तमिल राइटर, recounts his years at Gemini Studios in his book My Years with Boss, which talks of the influence of movies on every aspect of life in India। अशोक मित्रन जो हमारे आज के चैप्टर के राइटर हैं, वो एक तमिल राइटर हैं। वो याद कर रहे हैं अपने उन दिनों को जब जेमिनी स्टूडियोज़ में इन इस बुक उनकी एक बुक में वो बताते हैं जेमिनी स्टूडियोज़ के उन सालों के बारे में। माई ईयर्स विथ बॉस एक बुक उन्होंने लिखी है जिसका नाम है माई ईयर्स विथ बॉस, विच टॉक्स ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ मूवीज़, जिसके बारे में जिस बुक में किस चीज़ का इन्फ्लुएंस है, प्रभाव है मूवीज़ के बारे में। यानी जो इंडिया में जो मूवीज़ बनती हैं, पिक्चर्स बनती हैं, उन पिक्चर्स का लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है, जीवन में क्या उनसे सीख ली जाती है, ये सब मतलब उसका पूरा प्रभाव उनकी उस बुक में दिखाई देता है। द जेमिनी स्टूडियोज लोकेटेड एट चेन्नई was set up in 1940. It was one of the most influential film producing organization of India in the early days of Indian film making। क्या कह रहे हैं, जो जेमिनी स्टूडियो है ये उस समय का जो कि चेन्नई में था, जो कब सेटअप किया गया था 1940 में। तो ये फिल्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन दुनिया का मतलब भारत का सबसे ज़्यादा प्रभावशील ऑर्गेनाइजेशन था उस समय जब इंडियन फिल्म मेकिंग शुरू हुई थी। इट्स फाउंडर वॉज एस वासन। जेमिनी स्टूडियो के फाउंडर थे एस वासन। द ड्यूटी ऑफ अशोक मित्रन इन जेमिनी स्टूडियो वॉज टू कट आउट न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स ऑन अ वाइड वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट्स एंड स्टोर दैम इन फाइल्स। जेमिनी स्टूडियो में हमारे जो आज के राइटर हैं अशोक मित्रन, इनका क्या काम था, ये वहाँ पर पेपर्स में से जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती थी या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते थे उनकी कटिंग लेकर फाइल में चिपकाते थे। मैनी ऑफ दीज हैड टू बी रिटन आउट बाय हैंड, और कई बार उनको हाथों से भी लिखना पड़ता था। ऑल्दो ही परफॉर्म्ड एन इनसिग्निफिकेंट फंक्शन, ही वॉज द मोस्ट वेल इन्फॉर्म्ड ऑफ ऑल द मेम्बर्स ऑफ द जेमिनी फैमिली। कि हालांकि उनका जो काम था वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं था, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था कि लोग उनको जानें, लेकिन फिर भी वो अच्छे से सभी से घुले मुले थे, सबके बारे में उनको इन्फॉर्मेशन पता थी जितने लोग। द फॉलोइंग इज़ एन एक्सर्ट फ्रॉम हिज बुक माई ईयर्स विथ बॉस। तो आज की जो हमारा चैप्टर है, आज की जो स्टोरी है वो उनके उस बुक का एक छोटा सा हिस्सा है। एक्सर्ट का मतलब होता है किसी बड़े से ग्रंथ से छोटा सा पार्ट ले लेना, है ना। तो ये कोई उनकी जो बड़ी बुक थी उसमें। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर। पैनकेक वॉज द ब्रांड नेम ऑफ द मेकअप मटेरियल दैट जेमिनी स्टूडियोज बॉट इन ट्रक लोड्स। पैनकेक एक ब्रांड का नाम था। ये तो आप जानते होंगे, ब्रांड मतलब जैसे अलग अलग कंपनियों के ब्रांड नेम्स होते हैं ना, और उसके नीचे फिर वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स बेचते हैं। तो एक ब्रांड का नाम था जो कि मेकअप मटेरियल बेचता था, मतलब उस पैनकेक उस ब्रांड का नाम था जो पैनकेक सप्लाई करता था। जैसे मान लीजिए फेयर एंड लवली किसी ब्रांड का नाम है और वो फेयर एंड लवली के अंडर में फेयरनेस और बॉयज़ का और बहुत सारे ब्रांड अपने अपने लिपस्टिक काजल जो भी बेचना चाहें फेयर एंड लवली के नाम से वो बेच सकते हैं। तो ऐसे ये एक ब्रांड नेम था जिसका मेकअप मटेरियल ये बांटते थे। दैट जेमिनी स्टूडियोज बॉट इन ट्रक लोड्स, जो जेमिनी स्टूडियो भारी मात्रा में खरीदता था। ट्रक लोड्स यानी भारी मात्रा में इस मेकअप को जेमिनी स्टूडियोज खरीदता था। ग्रेटा गार्बो मस्ट हैव यूज्ड इट, मिस गौहर मस्ट हैव यूज्ड इट। ग्रेटा गार्बो उसको यूज़, अब यहाँ पे ग्रेटा गार्बो कौन है, ये कुछ लोगों के इन्होंने नाम लिए हैं, है ना। जैसे ग्रेटा गार्बो एक स्वीडिश एक्टर है, स्वीडन में रहने वाली, ठीक है, वो यूज़ करती थी। मिस गौहर ये भी यूज़ करती थी। और
मस्ट हैव यूज्ड इट, इन्होंने भी यूज़ किया था। और बैजंती माला मस्ट ऑल्सो हैव यूज्ड इट, वो भी अवश्य ही, मस्ट लगा दिया इन्होंने, मतलब उनको भी यही जो मेकअप है यूज़ करना पड़ता था। बट रति अग्निहोत्री मे नॉट हैव इवन हर्ड ऑफ इट, लेकिन जो रति अग्निहोत्री इन्होंने नाम दिया है, इन्होंने शायद सुना ही नहीं था इस मेकअप के बारे में। द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियोज was in the upstairs of a building that was believed to have been Robert Clive's stables. जो मेकअप डिपार्टमेंट था जेमिनी स्टूडियो का, वो अपस्टेयर्स था, एक बिल्डिंग की ऊपर चढ़कर था। ऐसा माना जाता है कि उस समय रॉबर्ट क्लाइव का स्टेबल, वो जगह यानी अस्तबल जिसको बोलते हैं, वो जगह रॉबर्ट क्लाइव का अस्तबल था एक समय में, जो कि अब किस में बदल गया है, जेमिनी स्टूडियोज़ के में बदल गया है। A dozen other buildings in the city are said to have been his residence. और शहर में और भी बिल्डिंग्स थी जो कि उस रॉबर्ट क्लाइव के नाम पे थी। For his brief life and an even briefer stay in मद्रास, वो कह रहे हैं कि अगर उनके शॉर्ट हम लाइफ के बारे में बताएं, और उससे भी ज़्यादा शॉर्ट मद्रास में वो रुके थे, बहुत शॉर्ट रुके थे, मतलब बहुत कम समय के लिए रुके थे। रॉबर्ट क्लाइव सीम्स टू हैव डन अ लॉट ऑफ मूविंग, रॉबर्ट क्लाइव ने बहुत ज़्यादा मूविंग किया है। मूविंग मतलब वो एक जगह पे नहीं रहे, अलग अलग जगहों पर जाते रहे। बिसाइड्स फाइटिंग सम इम्पॉसिबल बैटल्स इन रिमोट कॉर्नर्स ऑफ इंडिया, वो क्या कह रहे हैं कि उन्होंने क्यों वो इधर से उधर मूव करते रहे, क्योंकि उन्होंने भारत के अलग अलग कॉर्नर्स में, रिमोट कॉर्नर यानी ऐसे ऐसी जगह जहाँ पर आसानी से नहीं पहुँचा जा सकता, उन जगहों पर जाकर बैटल्स लड़ी हैं, युद्ध लड़े हैं। एंड मैरिंग अ मेडन इन सेंट मैरीज चर्च, और बाद में एक मेडन होता कुंवारी लड़की, एक बाद में एक सेंट मैरी चर्च में सेंट मैरी चर्च में एक मेडन से, एक लड़की से उन्होंने शादी कर ली। इन फोर्ट सेंट जॉर्ज इन मद्रास, सेंट मैरी चर्च कहाँ थी, उस किले में, सेंट जॉर्ज के किले में, मद्रास में, ठीक है। द मेकअप रूम हैड द लुक ऑफ हेयर cutting salon with lights at all angles around half a dozen large mirrors. हाफ अ डजन यानी 6 बड़े बड़े मिरर्स लगते थे उस मेकअप रूम में, जहाँ पर हेयर कटिंग सैलून था। बहुत सारी लाइटें लगी हुई थी, सभी एंगल्स से लाइटें लगाई गई थी कि हर तरफ से दिखाई दे। दे वर ऑल इनकैंडिसेंट लाइट्स, सो यू कैन इमेजिन द फियरी मिजरी ऑफ दोज सब्जेक्टेड टू मेकअप। देखिए आज के समय में ये एलईडी लाइट्स चलने लगी हैं, तो आपके चेहरे पे भी, बगल में भी रख दो ना, तो आपको कोई गर्मी महसूस नहीं होगी, आप आराम से कुछ भी अपने बगल में जला के काम कर सकते हो। बट उस समय आप सोचिए वो लाइट्स ऐसी होती थी जैसे अभी आप उसके पास चले जाइए, डेंटिस्ट के पास, तो डेंटिस्ट आपके मुंह में जो लाइट लगाएगा ना बड़ी वाली, ऐसी लाइट उस समय होती थी। और सो यू कैन इमेजिन द फियरी मिजरी, देखो फियरी मिजरी क्यों ना, डरावना, मतलब इतनी खतरनाक गर्मी वाली लाइट आपके मुंह पे लगाई जाएगी। ऑफ दोज सब्जेक्टेड टू मेकअप, सो यू कैन इमेजिन द फियरी मिजरी ऑफ दोज सब्जेक्टेड यहाँ किसको बोला गया है, सब्जेक्टेड मतलब जो सब्जेक्ट है, जो जिसका मेकअप किया जा रहा है, तो उसकी उस मिजरी, उस परेशानी, उस दिक्कत को आप समझ सकते हो। The makeup department was first headed by a Bengali who became too big for a studio and left. जो मेकअप डिपार्टमेंट था वो सबसे पहले किसने हेड किया था, यानी किसने उसको ओन कर रखा था, इंचार्ज कौन था, एक बंगाली, जो कि टू बिग। देखिए टू हम कब लगाते हैं, जब कोई नेगेटिविटी में कोई चीज़ ज़्यादा हो, मतलब इतना ज़्यादा जितना नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वो इतना बड़ा था स्टूडियो के लिए कि वहाँ उसका काम नहीं चल सका और वो छोड़ गया, लेफ्ट, वो छोड़ गया। ही वॉज सक्सीडेड बाय अ महाराष्ट्रियन हु वॉज असिस्टेड बाय अ धरवार कनागिडा, एन आंध्रा, अ मद्रास इंडियन क्रिश्चियन, एन एंग्लो बर्मीज एंड द यूजुअल लोकल तमिल्स। जैसे ही वो छोड़कर गया तो उसके बाद आने वाले सक्सेशन होता है ना, आगे बढ़कर आने वाले, तो सक्सीडेड का मतलब यहाँ पे आप वो मत समझ ना, कामयाबी। सक्सीडेड का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे ही वो छोड़ के गए, बंगाली छोड़कर गए, तो उनके बाद कौन आया, एक महाराष्ट्रियन आए, जिन्होंने असिस्ट किया, जिनको किसने असिस्ट किया था, धरवार कनागिडा ने।
जो कि एक आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे, एक मद्रास का इंडियन क्रिश्चियन भी आया, एक एंग्लो बर्मीज़ भी आया, एंड द यूजुअल लोकल तमिल्स, और वहाँ के कई सारे लोकल में रहने वाले तमिल लोग तो वहाँ आए ही आए। ऑल दिस शोज़ दैट, ये सब कुछ क्या दर्शाता है, ऑल दिस शोज़ that there was a great deal of national integration long before AIR and Doordarshan began broadcasting programs on national integration। मतलब ये आप देख रहे हो कि बर्मीज़ आया, फिर तमिल आया, फिर एक महाराष्ट्रियन आया, तो ये बता रहे हैं कि आप इससे समझ सकते हो कि उस समय हमारे भारत में नेशनल इंटीग्रेशन कितना था, यानी कि एक दूसरे के प्रति सेवा भाव, वो सॉरी सेवा भाव नहीं, मतलब वो क्या कहते हैं उसको, धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, कि हमारे यहाँ सभी धर्म के लोग एक साथ काम करते थे। दिस गैंग ऑफ नेशनली इंटीग्रेटेड मेकअप man could turn any decent looking person into a hideous crimson hued monster with the help of truckload of pancake and a number of other locally made potions and lotions। ये क्या कह रहे हैं कि ये जो सारा मेकअप आता था, ऑल दिस, ये सब दर्शाता है कि नेशनल इंटीग्रेशन हमारे इंडिया में था। ऑल इंडिया रेडियो पर भी सभी धर्म के लोग आते थे, सभी तरीके का दूरदर्शन पर ब्रॉडकास्ट होता था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब नज़र आते थे। दिस गैंग ऑफ नेशनली इंटीग्रेटेड मेकअप, यानी अब इसमें सभी तरीके के लोग मिले हुए हैं। नेशनली इंटीग्रेटेड मेकअप मैन, जो मेकअप मैन होता था ना, जो सबका मेकअप करने वाला है, जो सरदार जी भी बनाने वाला है, मोमडन भी बनाने वाला है, और तमिल बंगाली सब तरीके के लोगों को बनाने वाला है, सबकी तरह ड्रेस पहनाने वाला है सब। तो वो क्या कह रहे हैं कि वो इतना ज़्यादा अपने काम में माहिर था कि वो एक अच्छे खासे डिसेंट लुकिंग पर्सन को बदल देता था, किसमें, हाइडियस क्रिम्सन ह्यूड मॉन्स्टर। क्रिम्सन होता है लाल कलर, ठीक है, और हाइडियस यानी जिसको अपन छुपाना चाहें ऐसी चीज़, यानी बहुत बेकार चीज़, ऐसा बेकार ह्यूड बड़ा सा विशाल मॉन्स्टर की तरह बना देता था। काय से बना देता था, विद द हेल्प ऑफ ट्रक लोड ऑफ पैनकेक। वो जो भर भर के पैनकेक्स आते थे, उनकी मदद से वो उस आदमी को क्या बना देते थे, एक मॉन्स्टर, राक्षस बना देते थे। एंड अ नंबर ऑफ अदर लोकली मेड पोशंस एंड लोशन, और जो बाकी लोग होते थे, जो जिन और काम करना, उनको लोशन पोशन पोत पात के, जो काले रंग का वो गोरा हो जाए, गोरा वाला काला हो जाए, सब कर लेते थे। वो तो खैर आज भी होता है, बट उस समय ज़्यादा मेकअप लगता था क्योंकि ज़्यादा टेक्निक नहीं थी उस समय, है ना। तो दोज वर द डेज ऑफ मेनली इंडोर शूटिंग एंड ओनली 5% ऑफ द फिल्म वॉज शॉट आउटडोर्स। वो समय ऐसा था जहाँ पर ज़्यादातर इंडोर शूटिंग होती थी। इंडोर शूटिंग यानी उनके स्टूडियो के अंदर ही। ओनली 5% ऑफ द फिल्म वॉज शॉट आउटडोर। केवल 5% फिल्में ऐसी होती थी जो बाहर आउटडोर जाकर, यानी बाहर शहरों में, अलग अलग शहरों में जाके शूट की जाती थी। आई सपोज द सेट्स एंड स्टूडियो लाइट नीडेड द गर्ल्स एंड बॉयज़ टू बी मेड टू लुक अगली इन ऑर्डर टू लुक प्रेजेंटेबल इन द मूवी। मतलब यहाँ पे दिमाग लगाओ, जब ये बोला आई सपोज द सेट्स, आपको पता है कि एक नेचुरल लुक इंसान का अलग होता है, और जब वो टीवी पर आता है तो उसका लुक अलग होता है। टीवी पर अच्छा दिखने के लिए, क्योंकि उस समय ब्लैक एंड वाइट टीवी होती थी, कलर तो होती नहीं थी, तो ब्लैक एंड वाइट टीवी में सुंदर दिखे उसके लिए उन बॉयज़ एंड गर्ल्स को क्या करना पड़ता था, लुक अगली। अब यहाँ पे अगली तुम यहाँ पर अगली क्यों कह रहे हो, क्योंकि जितना मेकअप उनको किया जाता था, वो मेकअप रियल में तो आप देखोगे तो वो आप जो कहोगे कि हे राम, जो भूतनी कहाँ से आ गई, लेकिन जब उसका कैमरे के द्वारा उसका शॉट लिया जाता था तो वही अच्छा लगता था। तो ये कह रहे हैं लुक प्रेजेंटेबल, मूवी में अच्छा दिखने के लिए उनको अगली बनाया जाता था। अगली बनाने का मतलब इतना बड़ा बड़ा काजल लगा दिया, है ना, इतने यहाँ बना देते थे, लड़कों के भी लिपस्टिक लगा देते थे ताकि काले उसमें होंठ उनके चमकें सही, है ना। तो मतलब प्रेजेंटेबल होने के लिए उनको जितना मेकअप की ज़रूरत पड़ती थी उतना मेकअप वो उनको कर देते थे। अ स्ट्रिक्ट हिरार्की वॉज मेंटेन्ड इन द मेकअप डिपार्टमेंट। भाई मेकअप डिपार्टमेंट में एक सख्त नियम चलता था। क्या था वो,
द चीफ मेकअप मैन मेड द चीफ एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस अगली। जो यहाँ पे देखो ये क्या कर रहा है, राइटर ने यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया है अगली। यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि वो अगली बनाता था, कहने का मतलब कि जिनका मेकअप कौन करता था, जो चीफ मेकअप मैन होता था वो चीफ एक्टर्स को करता था, जो मेन हीरो होता था या मेन हीरोइन होती थी उनका मेकअप करता था, और उसके सीनियर असिस्टेंट जो होते थे वो सेकंड हीरो को करते थे और हीरोइन को करते, और जो जूनियर असिस्टेंट होते थे वो कॉमेडियन और जो बाकी बच्चे कुचे एक्टर्स होते थे उनका मेकअप करते थे। द प्लेयर्स हु प्लेड द क्राउड वर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑफिस बॉय। अच्छा, जो भीड़ जमा हो जाती थी या भीड़ पिक्चर में दिखाना होती थी उसका काम ऑफिस बॉय का होता था। वो उस भीड़ को इकट्ठा करता था, भीड़ को कैसे कहाँ रखना है, क्या पहनाना है, क्या करना है, ये सब वो करता था। इवन द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियो हैड एन ऑफिस बॉय। यहाँ तक कि जो मेकअप डिपार्टमेंट था इस जेमिनी स्टूडियो का उसमें एक ऑफिस बॉय भी था। ऑन द डेज व्हेन देयर वाज अ क्राउड शूटिंग, जब भीड़ की शूटिंग ली जाती थी, यू कुड सी हिम मिक्सिंग हिज पेंट इन अ जेंट वेसल। आप देख सकते हो कि जब भीड़ को दर्शाना होता था काय में, टीवी पर, तो भीड़ दर्शाने के लिए वो क्या करते थे, पूरा का पूरा, अब इतनी सारी भीड़ है, इतनी सारी भीड़ का मेकअप करना है, तो जैसे दीवारों पर पेंट नहीं करते हैं ऐसे बाल्टों में भर भर के मेकअप रख लिया जाता था। एंड स्लैपिंग इट ऑन द क्राउड प्लेयर्स, और उसको थप 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 गालों पे उन पूरे क्राउड, जो भीड़ जितनी रहती थी उस भीड़ के चेहरे पे वो थोप दिया जाता था। द आइडिया वॉज टू क्लोज एवरी पोर ऑन द सर्फेस ऑफ द फेस इन द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग मेकअप। यानी ये जो आइडिया होता था ना थप 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 करके, मतलब वो कहते थे कि चेहरे का एक एक जो पोर है, जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं वो ढक जाना चाहिए इस मेकअप से। ही वॉजंट एग्जैक्टली अ बॉय, ही वॉज इन हिज अर्ली 40s। ये जो ऑफिस बॉय था ये असल में एक लड़का नहीं था, बल्कि ये अपने अर्ली 40s का, यानी एक मीडिएचर था ना। वो वो ना तो वो टीनेजर था और ना ही वो ज़्यादा एजेड था, बीच का था, अर्ली 40s यानी कि 30-40 की उम्र का बंदा। हैविंग एंटर्ड द स्टूडियोज़ years ago in the hope of becoming a star actor or a top screen writer, जो आया था इस स्टूडियो में कई साल पहले ये आशा लेकर, होप लेकर कि वो क्या बनेगा, एक स्टार एक्टर बनेगा या फिर टॉप स्क्रीन राइटर भी बन सकता है, ये डायरेक्टर ही बन जाए, नहीं तो लिरिक राइटर तो बन ही जाएगा। ही वॉज अ बिट ऑफ अ पोइट, और इनमें से कुछ ना बनकर वो क्या बन के रह गया, एक पोइट, छोटा सा पोइट बन के रह गया। In those days, I worked in the cubicle, two whole sides of which were French windows. यहाँ पर cubicle किसको बोला है, एक छोटा सा, आपने देखा होगा इन लोग आजकल तो वैनिटी वैन होने लगी हैं, पहले छोटा सा रूम बना देते थे टेम्प्रोरी, तो वो उसमें काम करता था। क्यूबिकल यानी बिल्कुल बराबर 4x4 या 10x10 या 6x6, मतलब बिल्कुल क्यूब की शेप का, चारों दीवारें एक ही नाप की। टू होल साइड्स ऑफ विच वर फ्रेंच विंडोज़, जिसकी दोनों साइडों में फ्रेंच विंडो थी। आई डेंट नो एट दैट टाइम दे वर कॉल्ड फ्रेंच विंडोज़। वो ये कह रहा मुझे नहीं पता कि वो लोग उस समय इन विंडो को फ्रेंच विंडो क्यों कहते थे। सीइंग मी सिटिंग एट माई डेस्क टीयरिंग अप न्यूज़पेपर डे इन डे आउट, मैं बैठा रहता था डेस्क पर, क्या काम करना, केवल न्यूज़पेपर लेना और छाँटना काटना, सारा दिन यही करता रहता था। मोस्ट पीपल थॉट आई वॉज डूइंग नेक्स्ट टू नथिंग। कई लोगों का सोचना ये था कि मैं कुछ भी नहीं करता, क्योंकि पेपर उठाना, छाँटना काटना ये कौन सा काम है। इट इज़ लाइकली दैट द बॉस थॉट लाइक वाइज टू। इससे भी ज़्यादा मजाक की बात कहो या दुख की बात कहो कि हमारे बॉस को भी ऐसी लगता था कि ये क्या करता है, कुछ नहीं। सो एनी वन हु फेल्ट आई शुड बी गिवन सम occupation would barge into my cubicle and deliver an extended lecture. अगर जिस को ऐसा लगता है कि मैं कुछ नहीं करता था तो मैं उसे ऑक्यूपेशन देने वाला हूँ, वो आ जाए मेरे क्यूबिकल में, मेरे इस छोटे से कमरे में, और फिर मैं उसे बताता हूँ डिलीवर एन एक्सटेंडेड लेक्चर, मैं उसे इतना बड़ा लेक्चर सुना दूंगा ना मैं करता क्या हूँ उसके ऊपर। The boy in the makeup department had decided I should be enlightened on how great literary talent was being allowed to go waste in a department fit only for the barbers and perverts. वो क्या कह रहा है कि ये जो लड़का है ना मेकअप डिपार्टमेंट में, उसने डिसाइड किया
कि अब मुझे जाना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए, एनलाइटेंड करना चाहिए, यानी उसके अंदर एक इच्छा शक्ति जागी कि मुझे सबको बताना चाहिए कि भाई मैं एक लिटरेरी टैलेंट है मेरे अंदर, मैं पोइट्री लिखता हूँ। एंड आप उसको क्या कर रहे हो, वेस्ट कर दे रहे हो। कहाँ पर, उस जगह पर जहाँ बार्बर्स और परवर्ट्स के लिए जगह है। जो बार्बर तो आपको पता ही है, बाल काटने वाले, परवर्ट्स हो गए वो थोपने वाले, मेकअप थोपने वाले। सून आई वॉज प्रेइंग फॉर क्राउड शूटिंग ऑल द टाइम, इसलिए मैं हर समय क्या प्रे करता था कि क्राउड शूटिंग हो जाए, क्राउड शूटिंग हो जाए, क्योंकि क्राउड शूटिंग होती थी तो मेरा काम आ जाता था, मुझे बुला लिया जाता था। नथिंग शॉर्ट ऑफ इट कुड सेव मी फ्रॉम हिज एपिक्स, इससे कम तो और मुझे कुछ बचा ही नहीं सकता। इन ऑल इंस्टेंसेस ऑफ फ्रस्ट्रेशन you will always find the anger directed towards a single person, openly or covertly, and this man of the makeup department was convinced that all his woes, ignominy and neglect were due to कोंथामंगलम सुब्बू। वो कह रहे हैं ये सारे इंस्टेंसेस, मेरे फ्रस्ट्रेशन के जितने भी मौके निकले, जितना भी फ्रस्ट्रेशन मेरे साथ हुआ, यू विल ऑल फ्रस्ट्रेशन यानी कि जो हम इरिटेट हो जाते हैं, टेंशन में रहते हैं, यू विल ऑलवेज फाइंड द एंगर, है ना। आप हमेशा जब आप फ्रस्ट्रेट हो गए तो आपको गुस्सा आने के कारण अपने आप मिल जाएंगे। टुवर्ड्स अ सिंगल पर्सन, ओपनली और कवर्डली, चाहे एक सिंगल इंसान आ जाए आपके सामने या बहुत सारे आ जाएं। दिस मैन ऑफ द मेकअप डिपार्टमेंट वॉज कन्विंस्ड दैट ऑल, कहाँ चला गया, ज़्यादा आगे खिसक गया क्या। दिस मैन, क्या कह रहे हो कि इसको क्या लगता था, जो मेकअप डिपार्टमेंट में ये जो इंसान था, ये अपनी सारी गलतियों के लिए, सारे इग्नोरेंस के लिए, निगलेक्शंस के लिए किसको जिम्मेदार समझता था, कोथमंगलम सुब्बू। देखिए वोज, इग्नोमिनी, निगलेक्ट तीनों एक ही चीज़ हैं। वोज गलतियाँ, इग्नोमिनी इग्नोर करना उसको, और निगलेक्ट यानी निगलेक्ट करना, लोग उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, उसका काम नहीं करवा रहे, उसको वो फालतू समझते हैं। तो ये सब कुछ किसके कारण था, कोथमंगलम सुब्बू, नाम याद रखिएगा। सुब्बू वॉज द नंबर 2 एट जेमिनी स्टूडियो। जो सुब्बू था वो जेमिनी स्टूडियो में नंबर 2 पर था, यानी ज़्यादा खास होगा काम करने में, है ना। तो ये नंबर 2 पर था। एंड सुब्बू वॉज नंबर 2 एट जेमिनी स्टूडियो। ही कुडंट हैव हैड अ मोर इनकरेजिंग ओपनिंग इन फिल्म्स देन अवर ग्रोन अप मेकअप बॉय हैड। मतलब वो ये बोल रहे हैं कि उसने अपना इतना एनकरेजिंग ओपनिंग नहीं बना पाया, फिल्मों में आगे नहीं आ पाया जितना ये मेकअप बॉय आ गया। ऑन द कॉन्ट्ररी, और उसके अपोजिट, उसका उल्टा, ही मस्ट हैव हैड टू फेस मोर अनसर्टेन, उसका फेस भी ऐसा था अनसर्टेन एंड डिफ़िकल्ट टाइम्स फॉर व्हेन ही बिगेन हिज करियर। जब उसने अपना करियर शुरू किया था तो उस समय उसने बहुत धक्के खाए थे। देयर वर नो फॉर्मली एस्टेब्लिश्ड फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनीज और स्टूडियोज़। उस समय आपको पता है कि इतनी बड़ी फिल्म कंपनियां नहीं होती थी, जो स्टूडियो नहीं होते थे, तो ज़्यादा काम मिलने में दिक्कत आती थी। इवन इन द मैटर ऑफ एजुकेशन, और अगर आप एजुकेशन की बात करो तो स्पेशली फॉर्मल एजुकेशन यानी कि एक अच्छी आप बात करने में तरीका हो। एक नॉर्मल एजुकेशन होती है, घर में भी मिल जाती है, फॉर्मल एजुकेशन पढ़ाई लिखाई से लेकर। सुब्बू कुडंट हैव हैड एन एप्रिशिएबल लीड ओवर आवर बॉय। तो सुब्बू का जो माइंड था वो हमारे इस लड़के के जो 30-40 की उम्र का बीच का लड़का है, इसको वो अप्रिशिएट नहीं करता था, कर ही नहीं पाता था। बट बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग बोर्न अ ब्राह्मण, अ वर्च्यू इंडीड, वो क्या कह रहे हैं, बट केवल उसकी किस्मत से वो एक ब्राह्मण था, ब्राह्मण घर में उसने जन्म लिया था। वास्तव में सिर्फ किस्मत ही समझ ना, कि केवल ब्राह्मण होने की वजह से ही मस्ट हैव हैड एक्सपोजर टू मोर एफ्लुएंट सिचुएशंस एंड पीपल, कि वो सभी तरीके की सिचुएशंस में लोगों को हैंडल कर लेता था, सिचुएशंस को हैंडल कर लेता था, सिर्फ और सिर्फ किस वजह से कि वो ब्राह्मण परिवार में जन्मा था। ही हैड द एबिलिटी टू लुक चीयरफुल, उसके अंदर एक एबिलिटी थी, काबिलियत थी कि वो खुश दिख सकता था, ऑल द टाइम, हर समय खुश दिखता था। इवन आफ्टर हैविंग हैड एन हैंड इन अ फ्लॉप फिल्म, जबकि उसके हाथ में फ्लॉप फिल्म आई हो, यानी कि फिल्म उसकी फ्लॉप हो गई हो, तब भी वो क्या होता था,
चेहरे पे उसकी मुस्कुराहट। ही ऑलवेज हैड वर्क फॉर समबडी, वो हमेशा किसी न किसी के लिए काम करता था। ही कुड नेवर डू थिंग्स ऑन हिज ओन, खुद कभी कोई काम नहीं करता था, किसी न किसी को काम करवाता रहता था। But his sense of loyalty made him identify himself with his principal completely and turn his entire creativity to principal's advantage. वो क्या कह रहे हैं कि भले ही वो दूसरों से काम करवाता था, सब करता था, लेकिन उसके खुद के अंदर जो उसका हिमसेल्फ जो सिद्धांत थे वो कम्प्लीटली, वो सिद्धांतों ने उसको पूरा, उसकी क्रिएटिविटी को, उसने जो जितना फ़ायदा उठाया था, जितना काम वो कर सकता था, उस सब का फ़ायदा उसने लिया। ही वॉज टेलर मेड फॉर फिल्म्स, ऐसा कह सकते हैं अपन कि फ़िल्मों के लिए वो एक कौन है, टेलर है। यानी कि टेलर मेड, यानी कि जैसे कोई कपड़ा सिलते हैं तो टेलर ही तो उसको शेप देता है और सिलाई करता है, तो फिल्म की शेप और सिलाई कौन करता है, डायरेक्टर। तो ये जो सुब्बू है ना, ये कोई डायरेक्टर है। ही वॉज अ मैन हु कुड बी इंस्पायर्ड व्हेन कमांडेड, और यहाँ पर ये एक ऐसा इंसान है जो हमारे मेकअप में जिसके बारे में बात चल रही है अपनी, ये एक ऐसा इंसान है जो इंस्पायर हो जाता है जब इसे कमांड की जाती है। जब इसे कोई कुछ कहेगा ना, इंस्पायर करेगा, तो ये इंस्पायर हो जाएगा। द रेड फाइट्स द टाइग्रेस अंडर वाटर एंड किल्स हर बट टेक्स पिटी ऑन द कब्स एंड टेंट्स देम लविंगली। ये कौन कह रहा है? आई डोंट नो हाउ टू डू द सीन, द प्रोड्यूसर वुड से एंड सुब्बू वुड कम आउट with 4 ways of the red pouring affecting on its victims of spring. मतलब सुनना जरा आप क्या कह रहे हैं ये, कि उसको जो डायरेक्टर है उसे एक सीन आजमाना है, और सीन क्या है कि द रेड्स फाइट, चूहों की लड़ाई हो रही है। द टाइग्रेस अंडर वाटर, जो टाइग्रेस है वो पानी के अंदर है। एंड किल्स हर, यानी ये जो रैट हैं वो पानी के अंदर टाइग्रेस, चीतनी को, जो बाघिन है उसको पानी के अंदर मार देते हैं। बट लेकिन टेक्स पिटी ऑन द कब्स, उस शेरनी के बच्चों पर दया आ जाती है उन्हें। एंड टेंट्स देम लविंगली, और उनको प्यार से रखती हैं। आई डोंट नो हाउ टू डू द सीन, ये प्रोड्यूसर कह रहा है कि भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं ये सीन कैसे करूं। तो सुब्बू, बट द प्रोड्यूसर वुड से एंड सुब्बू वुड कम आउट विथ 4 ways ऑफ द रेड पोरिंग अफेक्शन ऑन हिज विक्टिम्स ऑफ स्प्रिंग। ऑफ स्प्रिंग बच्चे होते हैं, ठीक है, विक्टिम हो गई वही शेरनी, उसके बच्चों को। तो जो सुब्बू है ना, वो निकल के आता है, वो 4 तरीके बता देता है कि कैसे कैसे आप ये चीज़ बता सकते हो कि जो रेट है वो उस विक्टिम के बच्चों पर कैसे दया दिखाएगा, कैसे अफेक्शन दिखाएगा, प्यार दिखाएगा। गुड, बट आई एम नॉट श्योर इट इज़ अफेक्टिव इनफ। लेकिन जो प्रोड्यूसर है वो क्या कहता है कि हाँ ठीक है, अच्छा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा इफेक्टिव होगा। द प्रोड्यूसर वुड से एंड इन अ मिनट सुब्बू वुड कम आउट विथ 14 more अल्टरनेटिव्स। जब जैसे ही प्रोड्यूसर कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये सही आइडिया होगा, तो सुब्बू फिर आता है 14 और अल्टरनेटिव लेके कि ऐसे नहीं तो ऐसे कर लीजिए, ऐसे नहीं तो ऐसे कर लीजिए, इस सीन को ऐसे कर लीजिए। फिल्म मेकिंग मस्ट have been and was so easy with a man like सुब्बू। फिल्म अगर आपको बनानी है तो सुब्बू जैसे इंसान के साथ फिल्म क्या हो जाती है, आसान हो जाती है बनाना। If ever there was a man who gave direction and definition to Gemini Studios during its golden years, एक ऐसा आदमी जो पूरी डायरेक्शन दे सके, डेफिनेशन दे सके जेमिनी स्टूडियो को उस समय जब वो उसका गोल्डन ईयर चल रहे थे, यानी फिल्में धड़ाधड़ फिल्में हिट जा रही थी। इट वॉज सुब्बू। हम कह सकते हैं कि वो फिल्म किसकी वजह से हिट जा रही थी, सुब्बू की वजह से। सुब्बू हैड अ सेपरेट आइडेंटिटी एज अ पोएट एंड दो ही वॉज सर्टेनली कैपेबल ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स एंड हाई फॉर्म्स। वो कह रहे हैं सुब्बू को हम अलग से अगर आइडेंटिटी उसकी देखें तो वो एक पोइट भी है, एंड हालांकि वो इससे भी कहीं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और हाइयर काम कर लेता है। ही डेलिबरेटली चोज द एड्रेस इज पोइट्री टू द मासेस। वो चाहता है कि उसकी पोइट्री मासेस तक यानी जनता तक पहुँचे। हिज सक्सेस इन फिल्म्स ओवरशैडोड एंड ड्वार्फ्ड हिज लिटरेरी अचीवमेंट्स। उसकी जो सक्सेस थी पिक्चर बनाने में, वो उसने ड्वार्फ होता है ठिगना, तो ढक दिया था, ओवरशैडो कर दिया था किसे, उसके लिटरेरी अचीवमेंट्स को। यानी जो लिटरेरी जो उसके अंदर एक खूबी थी
पोइट्री लिखने की, साहित्य भरा हुआ था उसके अंदर, तो साहित्य के अचीवमेंट उसके दब जाते हैं किसके आगे? फिल्मों की सक्सेस के आगे। और सो हिज क्रिटिक्स फेल्ट, ऐसा ही उसके क्रिटिक्स का मानना भी यही है कि ये जितना अच्छा पोएट है उतना इसको पोएट के नज़रिए से लोग नहीं पहचानते। ही कंपोज सेवरल ट्रूली ओरिजिनल स्टोरी पोएम्स इन फोक रेफरेंस एंड डिक्शन, उन्होंने कई सारी स्टोरी और पोएम्स लिखी हैं अपनी भाषा में, फोक भाषा में। एंड ऑल्सो रोट अ स्प्रॉलिंग नॉवल थिलाना मोहानम्बल विथ डजन्स ऑफ वेरी डेफ्टी एच्ड कैरेक्टर्स, उन्होंने ये बुक भी लिखी हुई है, नोवेल। He quite successfully recreated the mood and manner of the Devdasis of the early 20th century. वही सक्सेसफुल हुए थे उस समय देवदासीस के तरीक़ों को लोगों के सामने दर्शाने में, करीब 20वीं शताब्दी में। He was an amazing actor, वो एक बहुत अच्छे एक्टर भी थे। He never aspired to the lead roles, लेकिन उन्होंने कभी भी इच्छा नहीं करी कि लीड रोल मिले। बट वॉट एवर सब्सिडियरी रोल ही प्लेड इन एनी ऑफ द फिल्म, कोई भी बच्चा कुचा रोल वो करते थे किसी फिल्म में, ही परफॉर्म बेटर देन द सपोज्ड मेन प्लेयर्स, जो मेन प्लेयर होते थे ना उनसे कहीं अच्छा वो परफॉर्म करते थे। कौन? सुब्बू। ही हैड अ जेन्युइन लव फॉर एनीवन ही केम अक्रॉस एंड हिज हाउस वॉज अ परमानेंट रेजिडेंस फॉर डजन्स ऑफ नियर एंड फार रिलेशंस एंड एक्वेंटेंसेस। क्या कह रहे हैं कि वो एक इतना अच्छा आदमी था कि वो हर किसी से प्यार करता था जो भी उसके आसपास होकर गुजरे। ही केम अक्रॉस एंड और उसका जो घर होता ना वो परमानेंट रेजिडेंस होता था, यानी रुकने का स्थान होता था। किन के लिए? डजन्स, यानी 10-10 12-12 लोग उसके जानने वाले आ जाते थे। फिल्म वो कहेंगे अब कोई हमारा किसी फील्ड में बंदा होता है तो हम कहते हैं यार हमें बता दे थोड़ा, हमें तेरे से कुछ फ़ायदा मिल जाए, हम पिक्चर की शूटिंग देख लें, ये देख लें। तो ऐसे उसके जानने वाले उसके घर पे बने ही रहते थे। It seemed against Subbu's nature to be even conscious that he was feeding and supporting so many of them. Such a charitable and improvident man, and yet he had enemies. इतना अच्छा इंसान जो लोगों को खाना देता था, रहने का स्थान देता था, सबसे प्यार करता था, ऐसे चैरिटेबल इंसान के भी एनिमीज थे। Was it because he seemed so close and intimate with the boss? क्या इसलिए कि वो बॉस के साथ ज़्यादा क्लोज था, ज़्यादा इंटीमेट था? और वॉज इट हिज जनरल डेमेनर दैट रिजेंबल्ड अ साइकोफेंट्स, या फिर लोगों की जो साइकोलॉजी होती है नॉर्मल, किसी बढ़ते हुए आदमी की जलन करना, बुराई करना, ये भी हो सकता है। और हिज रेडीनेस टू से नाइस थिंग्स अबाउट एवरीथिंग, या फिर एक कारण ये हो सकता है दुश्मनी के कि वो हमेशा तैयार रहता था अच्छी अच्छी चीज़ें करने के लिए। इन एनी case, there was this man in the makeup department who would wish the direst things for Subbu. This was the makeup department. सिर्फ एक इंसान था जो अभी तक हमको सुब्बू के बारे में बता रहा है, वही लड़का जो पेपर कटिंग करता है, वो उसको सुब्बू की चीज़ों को पूरी तरीके से गौर करता है और उसकी काबिलियत, उसकी जो भी उसमें वो दे रहा है अपना 100% काम में, और अच्छा नेचर है। ये सब केवल अब एक ही आदमी बोल रहा है। कौन? वही पेपर कटिंग करने वाला लड़का। आज की वीडियो हम यहीं तक छोड़ते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है। इसका आगे का पार्ट जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूँगी। तो अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा ले सकें। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।